वेलकम 12वीं क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी एओआई। और मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आपको मैंने कल नया केस कराया था, केस नंबर 6, जिसमें हमने डिस्कस किया था पैराबोला लाइन। और मैंने आपको ये केस इसलिए कराया था कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाए, क्योंकि संडे का भी गैप मिलेगा तो आप लोग आराम से होमवर्क कर सकते हो। उसके अंदर 17 क्वेश्चन थे और इस बार कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड किया है और मेरे पास 2 डाउट आए। तो पहले तो मैं वो 2 डाउट लूंगा और उसके बाद आज केस नंबर 7 डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन मेरे सारे केसेस कंप्लीट होंगे, एक बार आप क्वेश्चंस की एक्सरसाइज पे नज़र डालना। आप देखेंगे सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी होंगी। अभी मेरे पूरे 8 केस नहीं हुए, लेकिन आज आप लोगों ज़रा 8.1 पे नज़र डालना। 8.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि 8.1 में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो किसी न किसी केस में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ डाउट दिया है बच्चों ने जो मैं लेने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउट। तो अगर मैं डाउट्स की बात करूं तो मेरे पास जो पहला डाउट आया है वो ये है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय y square equal to 4ax and by its lattice rectum। मेरे ख्याल से जो डाउट आया है ना, उनमें सबसे सिंपल डाउट यही वाला है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड बाय इट्स लेटस रेक्टम। अगर आपको थोड़ा भी 11th क्लास याद हो तो आपने 11th क्लास में लेटस रेक्टम के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उससे 2 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमें उसने पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला, है ना। तो आप सबसे पहले इस पैराबोला की इमेज बनाइए। तो इमेज बनाने से पहले मैंने आपकी कल आदत डलवाई थी कि पहले वर्टेक्स निकालना ज़रूरी है। और वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? दोनों में से एक वेरिएबल को 0 रखिए, अपने आप आपको वर्टेक्स दिखाई देने लगेगा। तो मैं x को 0 रख रहा हूँ, तो x को 0 रखूंगा तो ये मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 होगा और y भी 0 आएगा। तो वर्टेक्स हो गया 0 0, यानी पैराबोला को इस 0 0 ओरिजिन से घुमाना है हमने। ठीक है, और लेटस रेक्टम है वो तो आपको अभी दिख जाएगी कि लेटस रेक्टम कहाँ पर होती है। तो ये देखिए वाई एक्सिस हो गया मेरा, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये है वाई पॉजिटिव, ये है वाई नेगेटिव, ये है एक्स नेगेटिव और ये है एक्स पॉजिटिव। अब इसमें पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे। तो पैराबोला को ड्रॉ करने की ट्रिक क्या थी? जैसे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के उस तरफ वेरिएबल देखो कि कौन सा लिखा हुआ है। सर एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पैराबोला पॉजिटिव एक्स की साइड ओपन होगा। तो ये देखिए मैंने पैराबोला को क्या करा, पॉजिटिव एक्स की साइड पे ओपन कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अभी लेटस रेक्टम क्या होती है? आपको याद होगा जब हम पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं तो पैराबोला में ये वाली साइड पे फोकस होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है 4ax, तो यानी फोकस a,0 होगा। और इस फोकस से एक लेंथ जाती है, एक लंबाई जाती है। ठीक है, इस तरीके की लाइन जाती है और यही लाइन जो होती है इसी को हम लेटस रेक्टम कहते हैं। याद करिए 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो फोकस पॉइंट होता है, उस फोकस पॉइंट से जो लाइन जाती है उस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम कहते हैं। और इसकी लंबाई आप निकाला करते थे 11th में, जिसका फॉर्मूला हुआ करता था 4a। बट यह लेंथ नहीं निकालनी, यहाँ तो बस उसने बोला कि लेटस रेक्टम है, तो लेटस रेक्टम मीन्स अ लाइन। अब उसने कहा था फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लेटस रेक्टम। तो दिमाग लगाओ, पैराबोला और लेटस रेक्टम के बीच में अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये एरिया बाउंड नहीं हो रहा क्या? यस सर, यही एरिया बाउंड हो रहा है। बस इस एरिया को निकालना है। क्या तरकीब सिखाई हुई है? कोई भी कर्व आए, आपने जहां से एरिया एंड कर रहे हैं वहां एक परपेंडिकुलर डालना है, जहां एरिया एंड कर रहा है वहां एक परपेंडिकुलर रखना है। तो देखिए 2 परपेंडिकुलर ऑलरेडी हैं, तो लिमिट जाएगी a से 0 और इसके बीच में ये कर्व आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसके नीचे का ये एरिया आएगा
और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो पहले एक लाइन लिखेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडेड एरिया। जो एरिया मुझे रिक्वायर्ड है वो शेडेड एरिया है। तो आंसर मेरा एरिया का होगा, एरिया इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 टू ए, और यहाँ y dx लिखेंगे। तो 2 0 टू ए, और y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो √4ax dx आ जाएगी। और ये आ गया मेरे पास 2 0 से a, और 4 का रूट होता है 2, √a और √x। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे बाहर ले लिया जाएगा, तो ये 2 √a बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 √a इंटीग्रेशन 0 से a √x dx। तो ये देख लीजिए, ये मेरे पास बन गया मेरा इंटीग्रेशन। मुझे लगता है ये जिन भी बच्चों ने डाउट दिया है वो आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मुझे आज केसेस भी पढ़ाने हैं तो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा डाउट वाला, क्योंकि इसमें कोई भी इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी नहीं है, तो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आइए चलते हैं अपने अगले डाउट पर। सवाल है मेरे पास, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय find the area region bounded by y equal to x square plus 2 and y equal to x and x equal to 0 and x equal to 3। this is the question class। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द y square equal to x square plus 2, y equal to x equal to 0 and x equal to 3। अगेन मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में डिफिकल्ट होता है। अगर आप उसकी इमेज को प्लॉट करें तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले मैं इस इक्वेशन को उतार रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सर ये किसकी इक्वेशन है? तो हमने बताया था कि अगर कभी भी दोनों इक्वेशन में से ये दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल पे स्क्वायर हो तो वो पैराबोला होगा। ये पैराबोला है, बस इसका वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा पहले। तो वर्टेक्स कैसे ढूंढेंगे? किसी भी एक वेरिएबल को 0 ले लो, तो मैं x को 0 ले रहा हूं, और अगर मैं x को 0 लूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और +2 यानी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये जो पैराबोला है वो 0,2 से घूमेगा। तो अब तक आपने देखा होगा कि पैराबोला हमेशा ओरिजिन को टच करते हैं, बट ये अनोखा पैराबोला है कि जो किसको टच करता हुआ निकलेगा, 0,2 को। दूसरा उसने मुझे एक लाइन दी हुई है y इक्वल टू एक्स, और हम सब जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स की जो लाइन होती है वो ओरिजिन से पास करती है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक टेबल बना के दिखानी पड़ेगी। तो अगर मैं x को 0 लूं तो y भी 0 आएगा, x को 1 लूं तो y भी 1 आएगा, यानी जो हम x रखेंगे वही हमारी y की वैल्यू आएगी। तीसरी लाइन उसने हमें दी है x इक्वल टू 0, तो ये तो x एक्सिस को ही बोलते हैं। दूसरी लाइन दी हुई है x इक्वल टू 3, इसमें y है ही नहीं, तो हम लोगों को यहाँ पर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस अब सीधा आपको क्या करना है, इमेज प्लॉट करनी है। तो ये देखिए, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ठीक है। ये y डैश, ये x डैश, ये x सेंटर पॉइंट 0। तो बच्चों आपने कोशिश करनी है कि स्केल का यूज करके आप ग्राफ को बनाएं, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा होता हूं, अगर मैं ज़्यादा स्केल और सारी चीज़ों को यूज़ करूंगा तो मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा और मैं आपको फिर क्लास पढ़ा नहीं पाऊंगा। बट आप लोगों को स्केल प्रॉपर यूज़ करना है, जिसकी वजह से आपका जो ये ग्राफ है वो बिल्कुल एक्यूरेट बने। अब देखिए, पैराबोला बनाने की ट्रिक क्या होती है कि दोनों तरफ में से जिस तरफ स्क्वायर होता है हम वहां खड़े होते हैं। देखो इधर स्क्वायर है और स्क्वायर की उस तरफ देखो क्या लिखा हुआ है, सर y। तो यानी पैराबोला y पे बनाना है, बट ओरिजिन को टच नहीं करेगा, 0,2 को टच करेगा। तो लेट अस अज्यूम ये 0,2 है, तो ये पैराबोला आपका यहां से टर्न करेगा इधर से, ये तो ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये पॉइंट हो गया 0,2, तो यहां से घूमेगा ना कि ओरिजिन से। अब दूसरी मुझे लाइन दी हुई है y इक्वल टू एक्स, तो x 0 और y भी 0, तो ये पॉइंट हो गया।
x1 तो y1, तो यानी हमने क्या करना है, ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन बना देनी। ये देख लीजिए, ये y इक्वल टू x की लाइन बना दी। अब तीसरा उसने बोला x0, तो मैंने बोला ये तो x एक्सिस ही होता है, और ये हो गया मेरा x इक्वल टू 3। तो मान लेते हैं 3 यहाँ पर है, और इस 3 से मैंने क्या करा, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये लाइन मेरे लिए किसकी हो गई, x3 की लाइन हो गई। तो ये x इक्वल टू 3, और पॉइंट क्या कहलाएगा, 3,0। जब सारी इमेज बन जाए तो अब एक बार सवाल को पढ़ो, क्या कह रहा था, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, दिस लाइन एंड दिस लाइन। पैराबोला और इन लाइनों ने जो एरिया बनाया वो निकालो। तो ये रहा पैराबोला, ये रही पहली लाइन, ये रही दूसरी लाइन। तो ये एरिया मुझे निकालना है जो मैं शेड कर रहा हूं क्लास। दिस इज द एरिया विच इज क्वेश्चन वांट। ये क्वेश्चन में हमें निकालने को कहा गया। ठीक है, निकाल लेंगे। मैंने फिर कहा, जो बच्चा मेरी कही हुई बात को ध्यान में रखेगा वो सिर्फ इतना याद रखे कि दुनिया में सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है तो चैप्टर नंबर 8 है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अब यहां पर आप एक लाइन लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडिड एरिया। आदत डालने कभी गलती नहीं होगी। देखिए मेरी आदत है, मैं हमेशा लिखता हूं रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडिड एरिया। अब देखो, जब भी कभी तुम्हें इमेज अजीब लगे, जहां एरिया शुरू हो रहा है वहां से परपेंडिकुलर डाल लो, जहां एरिया एंड हो रहा है वहां से परपेंडिकुलर डाल लो। किस्मत से दोनों में ही ये डला हुआ है, डला हुआ है ना। अब मैं लिमिट कहां से लूंगा, 3 से लेकर 0। और आपको ट्रिक भी बताइए और समझाया भी है। ट्रिक क्या बताइए कि ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस कर दो। तो यहां भी देखो वही हो रहा है, 3 0 लेंगे, सबसे ऊपर पैराबोला आ रहा है, उसमें से नीचे वाले कर्व यानी लाइन को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गई रेक्टाफिकेशन जो हर जगह लगेगी ही लगेगी ट्रिक। लेकिन अब समझाता हूं। देखिए अगर मैंने 3 से 0 लिया, ओके, और मैंने ये पैराबोला लिया, तो आपको पता है कर्व के नीचे का एरिया आएगा। तो नीचे का जब एरिया आएगा तो इसमें ये व्हाइट वाला भी आ जाएगा, और ये व्हाइट वाला इस लाइन के नीचे है। तो सेम लिमिट अगर मैं यही ले लूं और इस लाइन को इंटीग्रेट कर दूं तो इसके नीचे का एरिया आएगा, टोटल में से उसको माइनस कर दूंगा तो शेडिड एरिया आ जाएगा। और इतना दिमाग नहीं लगाना, तो सिर्फ इतना याद रखो कि लिमिट लो, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को माइनस कर दो। तो अब आप यहां पर एरिया निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 0 से 3 लिमिट y dx और -0 से 3 लिमिट y dx। पहले वाले में पैराबोला डाला जाएगा और दूसरे वाले में लाइन पुट की जाएगी। तो 0 से 3 और y की वैल्यू निकालनी है। जरा पैराबोला में y की वैल्यू देख लो, ये रही। क्या है y की वैल्यू, x² + 2 और dx। -0 से 3, लाइन में y की वैल्यू कितनी है, x, तो ये हो गया x dx। और देखिए कितना सिंपल इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट x² / 2 इसका हो रहा है, x³ / 3 इसका हो रहा है, 2 का 2x हो रहा है। तो यहां से प्रोसीड करना इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि मुझे आज केस कराना, और आपको पता ही होता है कि एंड के जो केसेस होते हैं वो थोड़े से टेढ़े होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया केस। देखिए क्लास, ये है हमारा केस नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रायंगल में 2 टाइप के सवाल आपके पास आ सकते हैं बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको वर्टिसेस दे देता है, एक ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस दे देता है और कहता है एरिया निकालो। या कई बार क्या होता है, वो इक्वेशन ऑफ लाइंस दे देता है, इक्वेशंस ऑफ लाइन। कम से कम 3 लाइंस की वो क्या करता है, इक्वेशंस दे देता है और कहता है कि ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो यानी इसमें 2 वैरायटी के सवाल होते हैं, या तो वो 3 वर्टिसेस देके ट्रायंगल का एरिया बोलता है, या 3 इक्वेशंस दे देता है लाइन की और बोलता है कि इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालो। तो दोनों ही टाइप का एक एक सवाल कराऊंगा, बट उससे पहले एक चीज बता दूं, लास्ट ईयर एक बच्चे के साथ ये गड़बड़ हुई थी कि क्वेश्चन आ गया, वो थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था, कि क्वेश्चन आ गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिस दिस दिस। ठीक, पेपर में करके आ गया। उसके बाद जब वो मुझसे मिलने आया पेपर दिखाने के लिए, तो कह रहा है सर ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा आ गया, 6 नंबर में पता नहीं कैसे दे दिया पागलों ने। मैंने बोला क्यों? कह रहा है सर देखो 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने 4.3 में पढ़ा था, 1/2 x1 x2 x3
y1 y2 y3 1 1 1, मैंने आराम से डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बच्चों ये गड़बड़, ये धोखा किसी से भी हो सकता है। ध्यान रखना, अगर पेपर में सवाल आता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दीज, इतना ही बोले तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो 4.3। लेकिन अगर उसने पीछे लिख दिया है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो समझ जाना कि ये AOI का सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का सवाल है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन हमने 4.3 में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां आपको उसे इंटीग्रेशन से करना है। अब इन सवालों को कैसे करना होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक चीज यहां बताना चाहूंगा, ये जो वर्टिसेस होते हैं ना, बेटर रहेगा कि आप इन्हें ग्राफ पेपर पे बनाएं, क्योंकि इनकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन कहां समझ में आती है, ग्राफ पेपर पे। इसीलिए किसी भी ग्राफ के अंदर या किसी भी केस के अंदर मैंने ग्राफ पेपर को यूज करने से मना करा। मैंने बोला कॉपी पे भी कर लोगे तो चलेगा, बट यहां पर अगर ग्राफ पेपर यूज करते हो तो आपको काफी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 1,0, 2,2 और एक 3,1। तो इसमें कोई कर्व नहीं है जो एक्सप्लेन किया जाए, इसलिए डायरेक्ट इसको प्लॉट किया जाता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये लेंदी है क्योंकि इसमें आगे काफी काम होता है। तो ये देखिए मैंने ले लिया ये y एक्सिस, क्योंकि कॉपी पे इसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आती है, और ये मेरा हो गया क्लास x एक्सिस। ठीक है, तो ये मैंने y एक्सिस और x एक्सिस ले लिया। तो y नेगेटिव, x नेगेटिव, x पॉजिटिव, और ये हो गया सेंटर पॉइंट 0 0। तो ये हो गया मेरा 1 2 3। ठीक है, और ये हो गया मेरा 1 2 3। तो इस तरीके से मैंने पॉइंट्स ले लिए 1 2 3, और यहाँ भी पॉइंट ले लिए 1 2 3। अब इसकी प्लॉटिंग जरा ठीक से करी जाएगी। तो पहला कोऑर्डिनेट है 1,0, यानी x पे 1 लेना है, y पे कुछ नहीं लेना, तो ये पॉइंट होगा 1,0। इसी को तो बोलते हैं बच्चों हम लोग। तो ये 1,0 हो गया मेरा। अगला है 2 2, तो यहां से 2 चलाएंगे और इधर से 2 चलाएंगे, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा B 2,2। ये A पॉइंट है 1,0। तीसरा पॉइंट मुझे दिया है x पे 3 y पे 1, तो ये रहा 3 और ये रहा 1। तो ये मेरा पॉइंट आ गया 3,1, और ये कोऑर्डिनेट है C। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंटों को आपने क्या कर देना है, मैच कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन गया है ना। तो इस ट्रायंगल का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो इसे शेड कर लीजिए, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत सिंपल ट्रिक है इसको करने की, घबराना बिल्कुल नहीं। अब कैसे इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जाएगा, निकालने से पहले एक बात बता दूं कि आपने पहले तीनों पॉइंटों को प्लॉट किया, शेड कर दिया, आगे इसको छोड़ दो। अब करना ये है कि आप देखोगे 3 लाइनें बन रही हैं, AB, AC और BC। पहले इन तीनों लाइनों की इक्वेशन बनाओ, बाद में दिमाग लगाएंगे लिमिट विमिट का। अभी कोई दिमाग नहीं लगाना, अभी पहले इन तीनों की इक्वेशन बनानी है। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक बार देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ AB, तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको 11th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता था इक्वेशन का, पहले तो हम स्लोप निकालते हैं। तो AB निकाल रहे हैं तो A वाला पॉइंट ले लो और B वाला पॉइंट ले लो। तो पहले हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है 2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो ये आ गया 2। ठीक, 11th क्लास में चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था, वही मैं लगा रहा हूँ। और इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 ये रहा मेरा 0, और स्लोप मेरे पास है 2, x माइनस x1 मेरे पास है 1। तो y इक्वल टू मेरे पास आ गया 2 ब्रैकेट x माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको और ज़्यादा सॉल्व करके सारी टर्म को इधर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें y की वैल्यू निकालनी होती है, तो ऑलरेडी y की ही टर्म में रखो इसको। तो ये इक्वेशन बन गई AB की।
अब हम बनाएंगे इक्वेशन ऑफ बी सी। तो इसमें कर्व को एक्सप्लेन करना तो नहीं था, लेकिन इक्वेशन बनानी है इसलिए और लेंदी हो जाता है। तो अभी बी सी की इक्वेशन बनाएंगे। तो बी सी की इक्वेशन के लिए बी दिया हुआ है 2 सी दिया हुआ है 3 अब देखो इसके अंदर भी हमें पहले स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। -1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1 आ गया। और फॉर्मूला होता है y माइनस y1 यानी 2 एंड m -1 x माइनस x1 यानी 2। तो y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स और 2 प्लस होके 4 हो गया। तो ये इक्वेशन हो गई मेरी बी सी की। अब आ जाइए हम इक्वेशन निकालेंगे किसकी, ए सी की। तो इक्वेशन ऑफ ए सी, तो ए वाला पॉइंट 1,0 है, सी वाला पॉइंट 3,1 है। तो पहले स्लोप निकालेंगे तो होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 यानी 1/2 आ गया। ठीक है, और इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 यानी 0, m यानी 1/2 और x माइनस x1 यानी 1। तो y इक्वल टू आ गया 1/2 ब्रैकेट x माइनस 1। तो फाइनली मैंने ए बी बी सी ए सी तीनों की इक्वेशन आपके सामने रख दी। तो पहले इक्वेशन निकालना है, तो इसमें काम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट उतना भी नहीं है कि हम घबरा जाए। तो जब तीनों इक्वेशन बन जाए अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि एरिया कैसे निकालना है। तो काफ़ी सिंपल ट्रिक दे रहा हूँ। आपको पता है ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, उन तीनों वर्टिसेस से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, बाद में देखेंगे कि एरिया कैसे निकालना है। क्या कहा मैंने, ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, तीनों वर्टिसेस से पहले इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, उसके बाद चुटकियों में मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया 2 पर, और ये तो एक्स एक्सिस को ही टच कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप प्लॉट करेंगे भी तो ये ऐसे ही रहेगा, इस पे करने की भी जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैंने सबसे पहले लिया, आप ट्रिक भी लगा सकते हो और आप चाहो तो बिना ट्रिक के समझ के भी कर सकते हो। और देखो ये एक परपेंडिकुलर है, ये एक परपेंडिकुलर, उसके बीच में ये वाली लाइन आ रही है बी सी, है ना, बी और सी। तो लिमिट लेंगे 3 से 2 और इस बी सी वाली लाइन का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, तो नीचे का सारा एरिया आ जाएगा जिसमें व्हाइट वाला एक्स्ट्रा आएगा। फिर लिमिट लेंगे 2 से 1 और ये वाली लाइन लेंगे ए बी, इंटीग्रेशन कर देंगे तो नीचे का सारा एरिया आ जाएगा जिसमें ये व्हाइट वाला एक्स्ट्रा होगा, और ये व्हाइट एरिया इस AC लाइन के बीच में है। तो लिमिट लेंगे 3 से 1 और AC लाइन लेंगे तो ये व्हाइट वाला एरिया आ जाएगा, और इसको पूरे दोनों में से माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए क्या कहा मैंने कि ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, तीनों से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा करें। करने के बाद पहले लिमिट लें 3 से 2, ये लाइन दिख रही है आपको जो इसके अंदर आ रही है BC, इसका इंटीग्रेशन करो, नीचे का सारा एरिया आएगा जिसमें व्हाइट वाला एक्स्ट्रा होगा। फिर लिमिट लीजिए 2 से 1, ये वाली लाइन AB का इंटीग्रेशन करिए, सारा एरिया आएगा नीचे का, ये व्हाइट एक्स्ट्रा आएगा। ये व्हाइट और ये व्हाइट मिलकर किसके नीचे हैं, AC के नीचे। तो 3 से 1 लिमिट लेके AC का इंटीग्रेशन कर दो, ये व्हाइट आ जाएगा, और उन दोनों को जोड़कर इसको माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। तो बस इसमें यही क्वेश्चन में करना है, काफ़ी सिंपल है। और बच्चों प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपका दिमाग ओपन होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडेड एरिया। देखिए समझ सेट करना ज़रूरी है और मैं हर केस में आपकी समझ बिठाने की कोशिश करता हूँ। तो एरिया इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन, देखिए पहले लिमिट लेंगे 3 से लेकर 2 तक, तो लिमिट जाएगी क्लास पहले 3 से लेकर 2 और AC BC लाइन का इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो गया 3 और 2 y dx, यहाँ BC लाइन को इंटीग्रेट करना है, प्लस अगली लिमिट जाएगी 2 से 1 और हमें AB लाइन को इंटीग्रेट करना है। तो 1 और 2 y dx, याद रखें यहाँ AB लाइन डलेगी, माइनस करना है 3 से लेकर 1 लिमिट लेकर और AC लाइन को। तो यहाँ 3 और 1 y dx और यहाँ AC लाइन को पुट करना है। बस अब इसके बाद पुट करिए, इंटीग्रेशन इसमें ज़्यादा टफ नहीं होता। तो 3 to बेसिक इंटीग्रेशन आता है, BC का y की वैल्यू देख लीजिए, ये रही -x अपॉन -x + 4,
ये हो गई मेरी, प्लस 2 to 1 ए बी लाइन। तो ए बी लाइन कहाँ है भाई, ए बी, तो ए बी ये रही 2 ब्रैकेट में x माइनस 1, तो 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 माइनस 3 और 1, और ए सी लाइन ये रही 1/2 x माइनस 1 डी एक्स। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने सारी इक्वेशंस को पुट कर लिया है। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस 4x, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, ये 2 बाहर ले लिया मैंने। इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का x, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, 1/2 बाहर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1। बस पुट करिए, सॉल्व करिए। तो अगर हम सबसे पहले अपर लिमिट 3 डालें तो ये आ जाएगा 9/2 और 3 चौके 12, ठीक है, और लोअर लिमिट डाल के माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4/2 और 4 दूनी 8। बस कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। प्लस 2 अपर लिमिट डालेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2, तो 2 बचेगा, -2 तो 0, लोअर लिमिट डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 -1 बच जाएगा, -1/2, तो 3 का स्क्वायर 9/2 -3 अपर लिमिट हो गई, -1/2 -1 ये लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद ये देखिए 12 दूनी 36, 36 में से 9 घटाएंगे तो 27/2 बच गया, और ये कट करेंगे तो माइनस का 2 बचा, और 8 तो प्लस का 6 बचेगा और -6, ठीक है, +2, और ये बच गया +1/2 सॉल्व करके, -1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 बचेगा और प्लस का 1/2 बच जाएगा, तो 2 6 12, तो 12 घटाएंगे तो ये आ गया 15/2, और ये 2 और 2 कट के 1 हो गया, -1/2 ये हो गया 2, तो 2 से 2 कट करेंगे, ये 1 बच गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आया है वो कितना आया, 15/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो आई होप कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और कराता हूं, यही कोऑर्डिनेट वाला, जिससे कि आपको एक बार फिर मेरी बात समझ में आ जाए। लेकिन आपको पता ही है कि इसके अंदर 2 टाइप के सवाल है, एक वर्टिसेस वाला और एक इक्वेशन वाला। तो एक वर्टिसेस का और करते हैं, फिर एक इक्वेशन का करेंगे, बट उसमें मैं इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्लास फिर बहुत लेंदी हो जाएगी। ये देखिए क्लास, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय -1, 0, 3, 3 एंड 5, 1। तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको 3 वर्टिसेस दे दिए उसने, एक -1, 0, एक 3, 3 और एक 5, 1। क्या सिखाया मैंने आपको इस ट्रायंगल केस में कि कोई भी क्वेश्चन आए पहले आपको इमेज को प्लॉट करना ज़रूरी है। तो देखिए मैं पहले इमेज को क्या करूँगा, प्लॉट करूँगा। तो ये मैंने बना लिया अपना y एक्सिस, ओके, और ये मेरा हो गया यहाँ पर x एक्सिस। ठीक है, स्केल और ग्राफ का यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट फिगर मिलेगी ट्रायंगल केस में। तो y नेगेटिव, x नेगेटिव, x पॉजिटिव, सेंटर पॉइंट 0। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3, -1 -2, इस तरीके से आप चाहें तो और भी डेटा लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे सबसे पहला पॉइंट लेना है -1, 0। तो -1, 0 तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो यहीं पर ही रुक जाइए, -1, 0 कोऑर्डिनेट ए हो गया। अगला है 3, 3, तो 3 से चलाएंगे गाड़ी को, 3 पे ही रोक देंगे, तो ये बी पॉइंट हो गया 3, 3। अगला है 5, 1, तो ये पॉइंट हो गया मेरा 5, 1 यानी सी पॉइंट। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंटों को आपने बाय यूजिंग स्केल एक स्ट्रेट लाइन से मैच कर देना है। तो ये देखिए मैंने तीनों लाइन को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और अब इस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, क्योंकि सवाल ने मुझे क्या निकालने को बोला था कि भैया वो एरिया निकालो जो इस कोऑर्डिनेट्स ने क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है। तो आप देखेंगे ट्राइंगल सा बन रहा है।
ठीक है, तो जब ये सेट कर लें उसके बाद आपको ए बी इक्वेशन निकालनी है, बी सी इक्वेशन निकालनी है, ए सी इक्वेशन निकालनी है, जो मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि मैं यहाँ बस लिमिट लेना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं सीधा ये लाइन लिखूंगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडिड एरिया। आपको सिर्फ फिगर को एनालाइज करना, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडिड एरिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जहां जहां पर आप लोगों के ये वर्टिसेस हैं वहां से आप क्या करें, एक सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। तो एक परपेंडिकुलर और ये दूसरा परपेंडिकुलर, तो यानी लिमिट जाएगी क्या, 5 से 3, और ये बीसी लाइन को इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर लिमिट जाएगी 3 से 1 और ए बी लाइन को इंटीग्रेट किया जाएगा। फिर लिमिट जाएगी 5 से -1 और ये जो ए सी लाइन है इसको इंटीग्रेट करके ये वाइट एरिया आएगा और दोनों में से उसको माइनस कर दिया जाएगा। यानी आप सबसे पहले लिमिट लोगे 5 और 3 वाई डी एक्स, यहाँ पर बी सी लाइन, प्लस आप लिमिट लोगे 3 और -1 और वाई डी एक्स यानी ए बी लाइन, और इसमें से माइनस करोगे 5 और -1 वाई डी एक्स ए सी लाइन को। तो ये तरीका होता है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अब ट्रायंगल केस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आइए ट्रायंगल का एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर 3 इक्वेशंस गिवन होती हैं हमें। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले क्लास एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 2 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24 - 9 होगा, जो यहाँ पर 15 देगा। मैंने इसे 36 समझ लिया था और गड़बड़ कर दी थी। तो 15.2 - 6 है, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 12 में से ये जाएगा तो ये 3/2 बचेगा। तो ये 1 और ये 1 तो कैंसिल ही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो रिजल्ट बचेगा वो कितना बचेगा, 3/2 स्क्वायर यूनिट बचेगा। तो मैंने रेक्टिफाई कर दिया क्योंकि अगर एक जरा सा भी आप सिली मिस्टेक कर दें तो आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग बड़ा ध्यान रख के करिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरा ध्यान आप लोगों को समझाने में होता है तो कैलकुलेशन पे मैं नहीं ध्यान दे पाता। तो ये एक आंसर जो है आपका कितना आया है, 3/2 स्क्वायर यूनिट आया है। आइए चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए क्लास, हमारे पास अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या लिखा हुआ है एक बार जरा ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड x माइनस 2y, ये +5 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, -5 बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये भी क्लास ट्राइंगल केस ही है, परंतु इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको 3 इक्वेशन बना के दी हुई हैं, तो थोड़ा सा फायदा हो जाता है कि आपको इक्वेशन बनाने का टाइम बच जाता है। तो इसको कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही ट्रायंगल केस करना है जैसे अभी मैंने आपको कोऑर्डिनेट वाला बताया, बट इसमें हमें लाइन को प्लॉट करना है तो हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। एक बार x को 0 लेंगे तो y 4 आएगा, y को 0 लेंगे तो x 2 आएगा। ठीक है, इस वाली लाइन के लिए भी कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो x को अगर हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू -3 आएगी, और अगर y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। और अब इस वाले के लिए भी हम कोऑर्डिनेट बॉक्स बना रहे हैं। तो ये देखिए इधर कैसे बनेगा, तो x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से तीनों लाइंस के लिए आपने सॉल्यूशन टेबल बना ली। और दोबारा मैं ये बात बोलूँगा कि इनके लिए ग्राफ पेपर बहुत ज़्यादा मेन रहता है, अगर ग्राफ पेपर हो सके तो उस पर काम करिएगा इसके लिए। तो देखिए ये मैंने वाई एक्सिस को प्लॉट कर लिया है, तो वाई एक्सिस हो गया और ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमने एक्स एक्सिस को भी प्लॉट कर लिया है। तो वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, सेंटर पॉइंट 0 0। अब आप ध्यान से ये देखिए कि ये वाला पॉइंट हमें कैसे लेने हैं। तो हमें पहले काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, तो 5 तक ही चाहिए हमें, -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ 1 2 3 4 5, और यहाँ -1 -2 -3
माइनस। ठीक है, तो इसे काउंटिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले उसने बोला x पे 0 लो, यानी कुछ नहीं लेना, y पे 4 लेना है, तो y का 4 ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास। उसके बाद x पे 2 लेना है, तो x पे 2 ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास। अब इन दोनों पॉइंटों को क्लास आप स्केल की मदद से क्या कर लें, मिला लीजिए। ठीक है, ज़्यादातर आप कोशिश करें कि लंबी लाइन खींचें। तो ये मेरी लाइन हो गई, और इस पे इक्वेशन ज़रूर लिख देना, नहीं तो इंटीग्रेट करते समय आप लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होगी कि कौन सी लाइन थी। ठीक है, अगला पॉइंट है मेरे पास 0, यानी x पे 0, y पे -3, तो y का -3 तो ये वाला पॉइंट हो गया, और x पे क्या लेना है 2, तो वो यही वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इन लाइनों को भी मिला दिया, और इसके ऊपर भी आप लेने इक्वेशन लिख देनी है, 3x - 2y = 6। तो ये मेरे पास दूसरा हो गया। नाउ द थर्ड इज x पे 0 लेना है, यानी कुछ नहीं, y पे 2.5, तो y पे 2.5 तो ये वाला पॉइंट हो गया, y पे 2.5 ये पॉइंट हो गया, और -5x पे लेना है, वो ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब हमें ये लाइन मिलानी है। ठीक है, तो इस लाइन को मिलाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज इसमें और दिखानी पड़ेगी। ये देखिए, ये मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, लेकिन इसमें शेडेड एरिया निकालने के लिए आपको ये वाली लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो लाइन इसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो फिगर है वो ग्राफ पेपर पे एक्यूरेट आती है। तो आपने ये वाली लाइन प्लॉट कर ली, ये प्लॉट कर ली, ये प्लॉट कर ली, तो ये तीनों यहाँ पर आके एक ट्रायंगल बना रही है। देखिए ये एरिया बना रही है ना तीन हमारे पास। बस ये आपको शेडेड एरिया क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। बड़ा आसान है, फिर मैं यही कहूँगा, पहले ही टेंशन में मत आइएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, पहले एक लाइन लिखिए, बाद में दिमाग लगाएंगे। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू शेडेड एरिया, ये लिख दिया। अब बिल्कुल बिना टेंशन लिए आइए मैं समझाता हूँ कैसे दिमाग लगाना है। बट उससे पहले याद करो, मैंने ट्रायंगल केस के लिए क्या बोला था, कि आपकी जहां पर भी क्या हो रहा हो क्लास, वर्टिसेस हो, उन वर्टिसेस पे आपने क्या करना है, 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो जैसे अब ये लाइन है यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा। ये तो एक्स एक्सिस को ही टच कर रही है, तो यहाँ से डालने की जरूरत नहीं, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो इस लाइन और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन ये रही, x - 2y = -5, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन ये रही, 3x - 2y = 6। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, -2x = -11, तो x की वैल्यू 11/2 आ गई, और हमें x ही चाहिए। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आप डाल लीजिए, तो ये हो गया आपका 11/2, 0। तो लिमिट जाएगी 11/2 यहाँ से। ठीक है, अभी कैसे लेना है, बट उससे पहले ये वाला पॉइंट भी निकालना जरूरी है, तो वो इन दोनों लाइनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली इक्वेशन कौन सी है, तो ये है x - 2y = -5, और एक ये रही 2x + y = 4। और उम्मीद है कि इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आती ही होगी। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x - 2y = -5, ये इक्वेशन सेम उतारी, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 2y = 8, ये कैंसिल हो गया y और y, तो x और 4x 5x हो गया, और ये हो गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं माइनर सा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा, 3/5, 0। ओके, बस खत्म। अब जरा यहाँ पर आ जाइए, एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर एंड कर रहा है, तो लिमिट लेंगे 11/2 से 3/5, और इस लाइन को लेंगे हम।
ठीक है। अगर मैं इस लाइन को लेता हूं तो इसके नीचे का सारा एरिया आएगा, सारा एरिया है ना, देख लीजिए ये सब एरिया आएगा, ये सब जिसमें ये वाइट और ये वाइट एक्स्ट्रा होगा। तो 11/2 से लेकर 2 लिमिट लेंगे और ये लाइन लेंगे, और 2 से 3/5 लेंगे, ये लाइन लेंगे, तो ये दोनों वाइट मिल जाएंगे और पहली वाली में से माइनस कर देंगे। यानी इसमें 11/2 से लेकर 3/5 तक आपको लेना है और इस लाइन की इक्वेशन लेनी है, और उसमें से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे इंटी एरिया इज इक्वल टू, लिमिट गई 11/2 से लेकर 3/5 वाई डी एक्स, और लाइन याद रखना ये वाली लाइन इसमें डलनी है। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस 2y इक्वल टू -5, ये वाली लाइन है इसके लिए, और इसमें से माइनस होगा 11/2 से 2 वाली लिमिट y dx, और ये लाइन माइनस होगी 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 वाली, और माइनस होगा 2 से लिमिट लेंगे 3/5 y dx, और इसमें माइनस होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली इक्वेशन। ठीक है, 2 से 1 और ये वाली लाइन माइनस कर देंगे। तो सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं, बस पुट करिए, सॉल्व करिए। तो 11/2 इंटीग्रेशन 11/2 3/5, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन आइए पहले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन बड़ा है और मेरे पे पेज थोड़ा सा ही बचा है, और इसके बाद आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये देखिए क्लास, मैंने क्या करा है कि नेक्स्ट पेज पे जो आप लोगों का इंटीग्रेशन है वो उतार लिया है। इंटीग्रेशन काफ़ी इजी था, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, बट मैं आपको अगर कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ एज ए केस तो मैं फुल फ्लैश करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो 2 है ये 1/2 मैंने बाहर ले लिया, और अब मैं इसका x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करूँगा, तो x² 2 एंड प्लस 5x, अपर लिमिट 11/2, लोअर लिमिट 3/5। काफ़ी आसान है, बस कैलकुलेशन आपको ठीक करनी है। अब ये 2 मैंने बाहर ले लिया, 1/2, 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x² 2 माइनस 6x, अपर लिमिट डालेंगे 11/2, लोअर लिमिट डालेंगे 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया 4x, और इसका होगा x² 2, तो 2 कट जाएगा तो x² बचेगा, 2 एंड 3/5। आपको पता है क्लास, ये क्वेश्चन जो है मैंने एनसीईआरटी के बेस पे लिया है। एनसीईआरटी में मिसलेनियस में 3 लाइन गिवन का एक ही क्वेश्चन था, और अगर वो क्वेश्चन डायरेक्टली मैं करा देता तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, जिससे कि रिजल्ट तो मतलब जिस तरीके की इमेज उसमें बननी है वही इमेज बने, लेकिन वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच जाए। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी के तर्ज पे लिया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। 1/2, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे, तो पहले 11/2 डालना है। ठीक है, आप चाहें तो पहले एक पार्ट को सॉल्व कर लें, फिर एक पार्ट, फिर एक पार्ट, तो आइए पहले इसी पार्ट को करें। तो 11/2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 121/4, और अपॉन वाला 2 सेम, प्लस 11/2 यहाँ डालेंगे तो 55/2 हो जाएगा, ये अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा 9/25 अपॉन में 2, और इधर डालेंगे तो 5 कट के 3 बचेगा। ठीक है, तो एक एक पार्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2, और सॉल्व करेंगे तो 121/8 प्लस 55/2 माइनस 9/50 और माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो अंदर 2, ये जो 1/2 है इसका भी मल्टीप्लाई जाएगा, तो 1/2 अपॉन में 16, 55 अपॉन में 4, और 9/100, और माइनस 3/2। बस एलसीएम ले लीजिए। तो कैलकुलेशन तो फास्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा हो ही गई है, क्योंकि मैंने सवाल जो है जानबूझ के चेंज किया था। तो 16 हो गया, 121, और प्लस 4 करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 यानी 2 22। इसमें मैंने 100 एलसीएम ले लिया तो 9, और बचेगा 50, तो माइनस 150 हो जाएगा। तो ये आ गया 341/16 माइनस 159 अपॉन 100। ठीक है, फिर इन दोनों को भी एलसीएम करेंगे, तो इतनी कैलकुलेशन वैसे क्वेश्चन में होनी नहीं है, क्योंकि आप देखो एक पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसको भी करूँगा, इसको भी करूँगा, तो इनडायरेक्टली मैंने क्या करा था, सिर्फ इस 2-3 डिजिट्स को चेंज किया था, जिससे कि आपको इमेज को अच्छे से समझा सकूँ।
तो मेरा मकसद आपको इमेज समझाना था, इसीलिए मैंने इस इक्वेशंस में मान लीजिए अगर यहाँ 2 है तो 3 कर दिया था, 3 है तो 2 कर दिया था, जिससे रिजल्ट यही है। तो जब आप किताब की क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आपके ये जो पॉइंट्स निकलेंगे वो एक्यूरेट निकलेंगे। लाइक जैसे मेरा 11 निकल रहा है तो आपका एक्यूरेट 4, 5, 6 जो भी होगा वो एक्यूरेट आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको इमेज समझाना मेरा मकसद था, जो मैं समझा चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैरी ना करूँ क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, तो आज हमने जो केस कंप्लीट किया था उस केस का नाम है ट्राइंगल केस। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक वर्टिसेस वाले और एक इक्वेशन वाले। तो इस केस के ऊपर ज़्यादा होमवर्क नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो केवल एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। और अगर मैं 8.2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इसके ऊपर है। और 8 पॉइंट मिसलेनियस की बात करूं तो इसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 40। तो यानी कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आज आपको इसके ऊपर मिल रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द बुक विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। यानी बुक से ये आखिरी क्लास होगी जो अगली क्लास होगी। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।